तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी के यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे विद फुल ऑफ एनर्जी, विद न्यू होप एंड विद न्यू एनर्जी। तो हम लोग मैग्नेटिज्म की बातें करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यूनिट 3 मैग्नेटिज्म है एनसीईआरटी का। तो हम यहाँ पर मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करेंगे, यानी कि हम जब आवेश गतिमान होता है तो क्या होता है। तो धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि क्या होता है। पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे, खेलेंगे, फार्मूले के साथ में कुछ ड्राइव करेंगे, कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नेटिज्म में हम स्टार्ट करते हैं चुंबक के साथ कि चुंबक क्या होता है या फिर चुंबक की खोज कहाँ से हुई है, समथिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। आएगा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा जान लेते हैं। जो चुंबक होता है, चुंबक की खोज 2500 आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व लगभग हुआ एशिया माइनर में। एशिया माइनर में एक काले रंग का पत्थर पाया गया जो कि छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को ये आकर्षित करता था। तो ये एशिया माइनर में मैग्नेटाइट नामक जगह पे, और ये मैग्नेटाइट को भी, और जो मैग्नेटाइट होता है ये होता है, इसी आधार पे इसका नाम पड़ गया मैग्नेट, ठीक। तो ये तो हो गया चुंबक की खोज कैसे हुई, तो फालतू की बातें होगी। तो हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक। चुंबक के बारे में थोड़ा जान लिया कि मैग्नेट ये इसको आकर्षित करता था, इसको आकर्षित करने के कारण इसका नाम था मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट के नाम से हो गया मैग्नेट इसका नाम। तो चुंबकीय क्षेत्र, हम अगर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानने का प्रयास करें यहाँ पर हम, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, किसी भी चुंबक के चारों ओर का, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके चुंबकीय प्रभाव का हम अनुभव कर सके। जैसे चुंबक तुम सभी ने देखा होगा, जैसे मान लो कोई दंड चुंबक है, इसका ये एन पोल है, ये इसका एस पोल है, तो इसके चारों ओर का वो क्षेत्र, मतलब इसके चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक इसके द्वारा लगाए गए चुंबकीय प्रभावों का हम अनुभव कर सके। जैसे मान लो इसके द्वारा लगाए गए चुंबकीय प्रभाव का हम अनुभव यहीं तक कर पा रहे हैं, इसके बाद नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र यहीं तक होगा, ठीक। तो ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा जान ली। अब जैसे जैसे हम इसमें मैग्नेटिज्म में हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आप रियलाइज करेंगे कि जो मैग्नेटिज्म में है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से, यानी जो विद्युत स्टैटिक में था, वो बहुत सारी चीजें इसमें कॉमन है। मतलब बहुत सारी चीजें क्या, बहुत सारी चीजें आप उससे रिलेट कर पाएंगे। उसको अगर आपने थोड़ा सा ही पढ़ा होगा तो इसे यहाँ पर आपको सीखने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। और अगर आपका अगर वो थोड़ा सा भी वीक है, तो मैं इसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो भी साथ ही साथ में स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम उसको यहाँ से रिलेट करके देखते हैं। तो जैसे हम जानते हैं जो विद्युत स्थैतिक होता है, विद्युत स्थैतिक में क्या होता है, आवेश होता है, एक प्लस आवेश होता है और एक क्या होता है, माइनस आवेश होता है। तो जो एक मेन डिफरेंस है विद्युत स्थैतिक में और मैग्नेटिज्म में, वो ये है कि जो हमारा विद्युत स्थैतिक था उसमें प्लस आवेश और माइनस आवेश अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते थे। यानी प्लस आवेश कहीं पर अलग एग्जिस्ट कर सकता था, माइनस आवेश कहीं अलग एग्जिस्ट कर सकता था। एग्जिस्ट यानी होता है कि रह सकता था। लेकिन चुंबक में क्या होता है, चुंबक में दो पोल होते हैं। जैसे कि ये तो बहुत कॉमन सी बात होगी ना कि चुंबक में एन पोल और एस पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, एक एन होता है, एक एस होता है, एन को नॉर्थ कहते हैं, एस को साउथ कहते हैं। तो चुंबक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चुंबक में कभी भी एन पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी भी एस पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। जहां पर एन पोल होगा वहां पर एस पोल होगा ही होगा, इट इज मस्ट। मतलब अगर आप इस चुंबक को यहाँ से काट भी देंगे तो यहाँ पर एक एस पोल बन जाएगा, यहाँ पर एक एन पोल बन जाएगा। मतलब क्या हो गया कि चुंबक में हमेशा दो पोल होगा ही होगा, एक एन पोल और एक एस पोल हमेशा एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लो अगर हमने चुंबक को यहाँ से काट दिया तो ये चुंबक कुछ ऐसा बन जाएगा, ये एन होगा, ये एस होगा, ये एन होगा, ये एस होगा। तो मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि चुंबक में हमेशा दो पोल होंगे। जैसा विद्युत स्थैतिक में होता था प्लस और माइनस चार्ज अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, एन पोल भी होगा और एस पोल भी होगा, ठीक। तो जो हमने चुंबक के बारे में थोड़ा जान लिया, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जान लिया कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके द्वारा लगाए गए चुंबकीय प्रभावों का अनुभव कर सके, उसे हम चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है इसकी। इसकी एक परिभाषा और भी होती है। इसकी परिभाषा ऐसी होती है कि किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का अनुभव हो सके, उसे हम चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे विद्युत में होता था, याद करो कि विद्युत क्षेत्र क्या होता था, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर एक परीक्षण धनावेश एक बल का अनुभव कर सके, उसे हम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते थे। उसी प्रकार से ये क्या हो गया, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय द्विध्रुव द्वारा एक बल आघूर्ण का अनुभव किया जा सके,
वो उतना जो एरिया होता है, वो उतना जो जितना भी दूर तक वो लग रहेगा, वो उसका वो उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, अब चुंबक हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है? तो जैसे मान लो जैसे मान लो कोई चुंबक है हमारा। अब कोई चुंबक है तो उस चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। ठीक, जैसे मान लो यही हमारा चुंबक है, ये इसका N पोल हो गया, मान लो ये इसका S पोल हो गया। तो अगर कोई भी चुंबक है तो उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो किसी भी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं, उस चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि ये हमारा चुंबक है, तो इसके चारों ओर इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो अब इसके चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं हम खींचेंगे, जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब ये काल्पनिक रेखाएं कहीं, मैंने कहा काल्पनिक रेखाएं, ये रियलिटी में नहीं होती हैं। आप कोई चुंबक लेके आएंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये हम रियलिटी में अपने अध्ययन को आसान बनाने के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा को इंट्रोड्यूस करते हैं। कुछ इस प्रकार से इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। ठीक, ओके। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में हमने जान लिया कि किसी भी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है। ठीक, अब जैसा कि विद्युत स्थिति में जानते हैं कि जो धनायन का होता है जो धनायन का विद्युत क्षेत्र होता है वो धनायन से निकल के अनंत की ओर जाता है। जो ऋणायन का विद्युत क्षेत्र होता है, जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है, वो अनंत से इसकी ओर आता है। कुछ हम ऐसा दर्शाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो। ऋणायन का होता है तो इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं कि इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, जो इसकी भी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो अनंत से इसकी ओर आ रही है और इसकी प्लस से बाहर की ओर जा रही है। बट जो यहाँ पर होगा चुंबक में होगा, चुंबक की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है वो चुंबक के बाहर N से निकल करके S की ओर जाती है। बहुत ही सिंपल सा, जो चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है वो चुंबक के बाहर N से S की ओर जाती है, परंतु चुंबक के अंदर क्या होगा, S से N की ओर जाएगी। ठीक, ये बात क्लियर होनी चाहिए। मैंने चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर बनाई है। देखो, चुंबक के बाहर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा वो N से निकल के S की ओर जाएगी, और चुंबक के अंदर जो होगा वो S से N की ओर जाएगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको ऐसे ऐसे दर्शाते भी हैं। ठीक, और हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुण जान लेते हैं। पहले तो हमने ये जाना कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है वो चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाती है और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। ठीक, और एक बात और यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसके गुण में जो इसका दूसरा पॉइंट होगा वो ये होगा कि जो चुंबक होता है उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है हमेशा एक बंद लूप बनाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बंद लूप बना हुआ है। ठीक, ये हमेशा बंद लूप बनाती है, ना इसका कहीं स्टार्टिंग पॉइंट है ना इसका कहीं एंड पॉइंट है। जैसे अगर ये बंद लूप बना हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ से स्टार्ट होकर या यहाँ से स्टार्ट हुई है या यहाँ से स्टार्ट हुई। हम कहीं भी ऐसे पॉइंट रख के बता नहीं सकते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई है। बट इन केस ऑफ जो हमारा विद्युत स्थैतिक होता था वहां पर क्या होता था, धनायन, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और इसका एंड पॉइंट क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा का एंड पॉइंट इनफाइनाइट पे होता था। माइनस का क्या होता था, जो माइनस चार्ज का स्टार्टिंग पॉइंट होता था वो इनफाइनाइट होता था, यानी अनंत पे होता था, और इसका जो एंडिंग पॉइंट होता था वो माइनस चार्ज पे होता था। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है उसमें क्या होता है, ये एक बंद लूप बनाता है। लेकिन विद्युत स्थैतिक में क्या होता था, जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो बंद लूप नहीं बनाती है। ये आपने सीखा भी होगा, अगर नहीं सीखा है तो जान लो कि विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप ही बनाएगी। ये कभी ऐसा खुला नहीं रहेगा, कहीं से भी ऐसा कहीं से भी ऐसा छूटा नहीं रहेगा। ठीक है, और क्या होता है, और ये होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। कि जैसे मान लो ये चुंबक है, इसके बगल में कोई और चुंबक ले आए तो ये कभी भी ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे काटेगी नहीं कभी, ये टोटली रॉन्ग है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ओके, और इसके और प्रॉपर्टी जानेंगे। तो किसी भी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है, उसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, मैक्सिमम ये कैलकुलस में आप लोग पढ़ेंगे स्पर्श रेखा,
तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे हम स्पर्श रेखा खींचे तो ये स्पर्श रेखा क्या है, इस पॉइंट पर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है। ओके, अगर हम इस पॉइंट पे मान लो खींचे ऐसे, इस पॉइंट पे खींचे तो ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की किसी भी बिंदु पर, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींचा गया चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र, उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हमने ये स्पर्श रेखा खींची है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अभी ये बात भी समझ में आएगी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्यों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। किसे मान लो हम गलत ही मान लेते हैं, मान लो हमने मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब अगर मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो चलो हम ज्ञात करते हैं कि इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या है। तो यहाँ पर तो दो वक्र हैं, एक ये वक्र है, एक ये वक्र है। अगर हम इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये कुछ ऐसा स्पर्श रेखा आएगा, इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कुछ ये ऐसा स्पर्श रेखा आएगा। तो हम देख रहे हैं कि किसी एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा मिल रही है। दो स्पर्श रेखा मिलने का क्या मतलब हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा मिल रही है। और किसी एक पॉइंट पर एक ही समय पर दो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से हो सकता है, मतलब अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, एक बता रहा है कि दिशा इस तरफ है, एक बता रहा है कि दिशा इस तरफ है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल। सो इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद का मतलब काटना होता है। ठीक है, अब हम अगर इसके और प्रॉपर्टीज में आगे चलेंगे तो वही अब विद्युत क्षेत्र वाली कॉमन होने लगेगी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पर बहुत पास होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो ज्यादा होता है, या और जहां पर दूर होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कम होती है। जैसे अगर जो सिरा होता है इसका, यहाँ से तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है, तो इसके सिरों के पास में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी बहुत ज्यादा होगी। ठीक, और कहीं हम दूर पे देखेंगे, कहीं और देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो अब दूर होने लगी है, तो वहां पर इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कम हो जाएगी सिरों की अपेक्षा। ठीक है, तो जैसा विद्युत क्षेत्र में भी होता है, जैसा आप जानते हैं, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती थी वहां पर हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ज्यादा होती थी, जहां पर दूर होती थी वहां पर कम होता था, जहां पर पास होती थी वहां पर ज्यादा होता था। जहां पर एक समांतर रेखाएं होती थी वहां पर एक समान होता था। जैसे मान लो जो हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र मान लो हमारा समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो एक समांतर है। तो अगर एक समांतर है तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान है, मतलब यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र समान आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र मान ले 10 टेस्ला है, मान ही रहे ना, ऐसा कुछ है नहीं अगर मान लो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 10 टेस्ला है, तो अगर हम सिरों से जितना दूर जाएंगे उतना हमें वो कम होता जाएगा। अगर 10 टेस्ला है तो 9 8 7 6 5 इस तरह से कम होता जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसके यहाँ पर किसी पॉइंट पे अगर हम लेंगे चुंबकीय क्षेत्र, तो वो चुंबकीय क्षेत्र जैसे मान लो ये यहाँ पर 10 टेस्ला है, तो कहीं पर भी वो 10 टेस्ला ही होगा। वैसे टेस्ला जानते हो क्या होता है, टेस्ला जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की वो होती है, क्या कहते हैं, मात्रा होता है चुंबकीय क्षेत्र का। टेस्ला हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, तो और न्यूटन पर एम्पीयर मीटर भी होता है इसका मात्रा। ठीक है, तो मैं इसे क्लियर करता हूँ। तो अब हमने यहाँ पर थोड़ा चुंबक के बारे में जान लिया, अब थोड़ा सा जानते हैं कहाँ से ये पता चला कि आवेश गतिमान होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऑरस्टेड के प्रयोग पे चलते हैं। ऑरस्टेड का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑरस्टेड जो जैसा लिखा था ऑरस्टेड हिंदी में, तो ऑरस्टेड के प्रयोग पे चलते हैं। तो ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कुछ नोटिस किया, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वहां से उन्हें कुछ कि एक उन्होंने चालक तार लिया, उसके बगल में एक कंपास रखा, उसके बाद यहाँ से उन्होंने ये स्विच बंद कर दिया। स्विच बंद किया तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। तो एट द मोमेंट जब उन्होंने ये स्विच बंद किया, वहां यहाँ पर क्या हुआ, एक डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब ये सुई हिली, ये सुई इस तरफ भी जा सकती है, इस तरफ भी जा सकती है। तो ये सुई क्या हुआ, जो कंपास था, कंपास तो आप जानते होंगे, उस कंपास में ये सुई डिफ्लेक्ट हुई। तो
डिफ्लेक्ट हुई फिर रुक गई, फिर उन्होंने क्या किया, फिर बंद कर दिया ये। फिर उन्होंने इसको ऑन किया तो उन्होंने फिर से देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, तो वो कुछ समझ नहीं पाई डिफ्लेक्शन हो क्यों रहा है। क्यों? क्योंकि जो कंपास होता है, जो कंपास में सुई होती है वो तो चुंबक होता है। अब और जो ये है, जो ये हमारा ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम तो विद्युत उदासीन है, विद्युत उदासीन है। विद्युत उदासीन होने का मतलब क्या हुआ, इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई धनावेश ऋणावेश इस पर नहीं है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो ये यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये डिफ्लेक्शन जो हो रहा है हमारा, वो किसी आवेश के कारण तो नहीं हो रहा है। आवेश का मतलब क्या हो गया, किसी विद्युत क्षेत्र के कारण नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ मैटर है, ऐसा उनको लगा। मतलब फिर उन्होंने कुछ सोचा विचारा, तो उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, उन्होंने ये ऐसा निष्कर्ष निकाला कि ये क्या है, ये एक चुंबक है। अब जैसे एक अगर धनायन के पास एक धनायन लाया जाए तो ये धनायन एक बल का अनुभव करेगा ना, इसके विद्युत क्षेत्र के कारण ये बल का अनुभव करेगा। तो उन्होंने ये निष्कर्ष यहाँ से निकाला कि जब इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है तो इस धारा से संबंधित कोई चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बना होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र से ये कंपास की सुई डिफ्लेक्ट हुई। ओके, वहां से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल के बताया कि जब किसी धारावाही चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे संबंधित एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न हो जाता है वो तो नहीं पता, वो तो प्रयोगों के आधार पर पता चला कि उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र। किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उससे संबंधित एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने चालक तार में धारा प्रवाहित की, यहाँ पर धारा प्रवाहित होने लगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र ने इसके चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित किया जिससे ये डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक, ये और का सिंपल सा प्रयोग था कि किसी भी मतलब उन्होंने कुल मिलाकर ये बताया कि धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उससे एक चुंबकीय क्षेत्र भी संबद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर आवेश का क्या लेना देना है, जैसे अगर धारा प्रवाहित हो रही है, धारा क्यों प्रवाहित होती है, धारा इलेक्ट्रॉनों, अगर चालक है तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से धारा प्रवाहित होती है। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इस ओर जा रहा है तो धारा इस ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या कोई प्लस चार्ज अगर इस ओर जा रहा है तो धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब क्या होगा, सीधा सा कह सकते हैं कि आवेशों के, जब आवेश हमारा क्या होगा, मोशन में आ गया, गति में आ गया आवेश, तो उससे संबंधित एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो अब हमने ये तो जान लिया आवश्यक के प्रयोग से कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उससे संबंधित एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, वो सब हम अब जानेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से। ठीक है, तो हम चलते हैं बायो-सेवर्ट के नियम पर। तो अगर हम बायो-सेवर्ट के नियम पे चलेंगे तो बायो-सेवर्ट के नियम के लिए देखो, पहली बात तो अभी हम जो भी बातें कर रहे हैं वो सब प्रैक्टिकली बातें हैं, मतलब प्रयोगों के आधार पर ये सब बातें निकाली गई हैं। अभी मतलब हम बहुत ही बेसिक में चल रहे हैं चुंबक के, तो चुंबक में पहले बेसिक से हम कुछ बेसिक फॉर्मूले निकालेंगे। जैसे गणित में क्या है, 0 से 9 तक नंबर्स पहले फिक्स किए जाते हैं, उसके बाद उनसे खेला जाता है। तो अभी हम मैग्नेटिज्म में छोटे छोटे फॉर्मूले फिक्स कर रहे हैं, फिक्स करेंगे, अभी एक भी फॉर्मूला फिक्स नहीं है। छोटे छोटे फॉर्मूले पहले जानेंगे, फिर उसके आधार पे हम बहुत सारे फॉर्मूले का डिराइव करेंगे। तो ये सब आधारभूत चीजें हैं इसकी। ठीक, तो बायो-सेवर्ट का नियम जैसे कूलम का नियम था, वैसे ही बायो-सेवर्ट का नियम, एकदम कुछ भी लेना मतलब सब कुछ एकदम अभी आप रिलेट करेंगे। देखो, जैसे मान लो ये कोई तार है, इसमें मान लो आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, मान लो ये कोई पॉइंट है P, मान लो ये लंबाई dl है। ठीक है, ये लंबाई dl है, ये एंगल मान लो थीटा है। ठीक, तो बायो-सेवर्ट ने भाई प्रयोग किए, मतलब उनको कुछ चूल हुई और मतलब उन्होंने कहा भैया हम निकालेंगे, अब बस कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, मान लो इससे इस इतने छोटे अवयव के कारण जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है वो मान लो dB है। ठीक, dB यानी डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड, यानी थोड़ा बहुत आप जानते हो ना dB मतलब। ठीक, तो अब भाई उन्होंने थोड़ा प्रयोग किया, मतलब ये जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो उन्होंने पाया कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र है dB प्रोपोर्शनल टू I। I मतलब क्या हो गया, इसमें बढ़ाने वाली धारा को हम जितना बढ़ाएंगे, इसमें बहने वाली धारा इसमें बहने वाली धारा को हम जितना बढ़ाएंगे ये चुंबकीय क्षेत्र उतना बढ़ेगा। ठीक है, dB प्रोपोर्शनल टू I हो गया,
डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल हो गया। मतलब क्या होगा, डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल का मतलब हो गया ये अवयव जितना बड़ा होगा, मतलब हम तो सिर्फ इतने अवयव के कारण यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं ना, इस पूरे तार का चुंबकीय क्षेत्र नहीं ले रहे हैं, इस छोटे से अवयव के कारण का हम चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं। तो ये अवयव जितना बड़ा होगा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी इतना बड़ा होगा, ऐसा उन्होंने निष्कर्ष निकाला। ठीक है, और क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला, डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी जो इसका कोण है, मतलब जो धारा की दिशा और उस जो धारा की दिशा है और उस पॉइंट को डीएल से मिलाने वाले दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण थीटा है, उन दोनों उस कोण की ज्या, उस कोण की ज्या मतलब उस कोण का साइन ले तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके प्रोपोर्शनल है। ठीक, और क्या है, अगर मान लो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी r है, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी r है तो dv जो है 1/r² की प्रोपोर्शनल। ओके, हम इस सबको इकट्ठा करते हैं। अब भाई जब इकट्ठा करेंगे तो हो जाएगा i dl sin थीटा अपॉन r²। ठीक, जैसा हमने, अगर तुम्हें याद हो तो विद्युत स्थैतिक में हमने क्या निकाला था, df प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r², फिर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा था, यहाँ पर एक कांस्टेंट आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस सेम टू सेम वैसा यहाँ पर ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dv बराबर, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट होता है μ0/4 पाई, फिर आ जाएगा i dl sin थीटा अपॉन r²। ठीक है, dv बराबर μ0/4 पाई i dl sin थीटा अपॉन r²। जो इसकी वैल्यू होती है वो समथिंग करके कुछ होता है 1 × 10⁻⁻⁷ होता है। ठीक, जो μ0 होता है वो होती है निर्वात की चुंबकशीलता, शायद आपको ये μ0 ना पता हो। जैसे यहाँ पर जो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, तो जो एप्सिलॉन नॉट होता था वो विद्युतशीलता होती थी निर्वात की। यहाँ पर जो ये μ0 है वो निर्वात की चुंबकशीलता है। dv बराबर μ0/4 पाई i dl sin थीटा अपॉन r²। ये बायो-सेवर्ट ने ये फॉर्मूला दिया प्रायोगिक रूप से कि किसी भी चालक तार के इस छोटे से अवयव के कारण r दूरी पर थीटा कोण पर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमारा क्या होगा, μ0/4 पाई i dl sin थीटा अपॉन r²। इसको भैया याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्लियर करके आगे और बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, तो हमने जो फॉर्मूला था हमारा dv = μ0/4 पाई i dl sin थीटा अपॉन r²। ठीक, ये फॉर्मूला बायो-सेवर्ट ने भैया बहुत मेहनत करके निकाला। ठीक, तो अब इस फॉर्मूले का सदिश निरूपण भी होता है। जैसे अगर तुम्हें विद्युत स्थैतिक थोड़ा सा भी पता हो तो उसमें क्या होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r²। सदिश के लिए क्या करते थे, हम r कैप से मल्टीप्लाई करते थे, वेक्टर F बन जाता था। ठीक, तो वैसे हम ये भी जानते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी एक दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसके साथ परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, मतलब ये क्या है, एक सदिश राशि है। तो इसमें भी भैया दिशा उसा होगा कुछ, तो चलो निकालते हैं। वेक्टर dv = क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई i sin थीटा लिख दो यहाँ पर अपॉन r² ऐसे कर दो, और वेक्टर dl ले लो इनटू r कैप ले लो। वैसे r कैप मतलब आप समझते हैं ना, अगर नहीं समझते तो बता दें कि ये i अगर ऐसे है, ये हमारा dl है, मान लो ये पॉइंट p है, ये r है, अगर ये r है तो जो r कैप होता है, ये r कैप जो होता है वो इस दिशा में एकांक सदिश है, यानी इसका कोई परिमाण नहीं है, मतलब सॉरी इसका जो परिमाण है वो एक ही है, लेकिन जो इसकी दिशा है वो इस डायरेक्शन में है। वैसे वैसे इसमें भी r कैप का जो मान है वो एक ही है, लेकिन इसका जो दिशा होगा वो q1 q2 भी जो बीच बल लग रहा होगा उस दिशा में होगा। ठीक है, तो जो dv होगा, वेक्टर dv = μ0/4 पाई i sin थीटा अपॉन r² इनटू r कैप। अब अगर r कैप को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, कोई भी r कैप जो होता है वो होता है वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r। मॉड ऑफ r क्या होगा,
आर ही होगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा वेक्टर वाला वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा, आई साइन थीटा वेक्टर डीएल इंटू वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। अगर आप ये आर का अगला फंडा ना समझ आए तो ये सब 3D ज्योमेट्री में आपको मैथ में सब कुछ बताया जाएगा, इसलिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, एक बार वैसे आपने सब 11 में पढ़ा होगा तब वो याद होगा आज सबको कि इस प्रकार से था वो सब सदिश वाले चैप्टर में याद होगा चाहिए सब पढ़ा हो। ठीक है, तो ये तो हमने फॉर्मूला जान लिया, वेक्टर डीवी का फॉर्मूला होगा ये। ठीक है, वेक्टर डीवी का फॉर्मूला ये होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कभी आई दे देगा, साइन थीटा दे देगा, आर दे देगा, डीएल दे देगा, पूरा दे देगा तो डीवी पूछ लेगा, या फिर वेक्टर फॉर्म में कभी कभी देगा ये वेक्टर डीएल दिया रहेगा, वेक्टर आर दिया रहेगा, तो वहां पर आपको उसका सदिश गुणनफल कराकर निकाल रहेगा। मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, बहुत इजीली क्वेश्चन बनेंगे, सीधा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन बनेगा, तो मैं यहाँ पर कोई सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बायो-सेवर्ट की मेहनत कर रहा है ये बात। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे चलते हैं, बायो-सेवर्ट के नियम से थोड़ा आगे को बुक करते हैं, क्लियर करते हैं इसको। अच्छा, वैसे ये बायो-सेवर्ट के नियम और कूलॉम के नियम में बहुत ही ज्यादा मेल खाता है। कैसे मेल खाता है? जैसे कि ये सब भी आपको बुक्स में मिल जाएगा पढ़ने के लिए, थोड़ा सा बता देते हैं। जो कूलम का नियम होता था वहां पर फोर्स क्या होता था, 1/r² के प्रोपोर्शनली होता था। इसमें भी क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है 1/r² के प्रोपोर्शनली होता है। ये जो होता है ये भी दीर्घपरासी होता है। दीर्घपरासी का मतलब क्या होता है, बहुत दूर तक लगता है। ये भी क्या होता है, बहुत दूर तक ये भी वर्क करता है। ठीक, और ये क्या होता है, ये भी अध्यारोपण के सिद्धांत को फॉलो करता है और ये भी अध्यारोपण के सिद्धांत को भी फॉलो करता है। तो ये बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, ठीक है, जो कि दोनों में मैच खाती हैं। तो अब बायो-सेवर्ट का नियम हो गया। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कि किसी भी आवेश पर बल क्या क्या लगता है। ठीक है, उसके ठीक बायो-सेवर्ट के नियम को तो हमने जान लिया। अब यहाँ पर हम जानेंगे दाएं हाथ के हथेली का नियम। देखो, चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए या फिर बल की दिशा उसा निकालने के लिए तो नियम बहुत सारे होंगे, लेकिन जो सबसे इजी पड़ता है वो पड़ता है दाएं हाथ का हथेली का नियम होता है, वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का उसका नियम। वो सबके लिए तुम्हें कई सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे मान लो ये कोई वायर है, वायर ही है वैसे, तो ये वायर है और इसमें मान लो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ऊपर की ओर। ठीक, तो दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या कहता है, दाएं हाथ के हथेली के नियम से पहले हम निकालते क्या है, दाएं हाथ के हथेली के नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी निकालते हैं और चुंबकीय बल की भी दिशा निकालते हैं। और पर यहाँ पर हम जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं दाएं हाथ के हथेली के नियम की मदद से। ठीक है, तो मान लो बायो-सेवर्ट के नियम से तो हमने ये जान लिया कि ये चालकतार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा अगर छोटा सा अवयव के कारण ले लें। ठीक है, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी भाई, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तो हमें मिल गया, उसकी दिशा भी तो होगी। तो उसको उसकी दिशा जानने के लिए मैंने यहाँ पर एक वायर यूज किया है। मान लो ये वायर है, यहाँ पर इसमें जो धारा की दिशा है वो ऊपर की ओर है। मान लो हवा में यहाँ पर ऐसे कोई पॉइंट है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक, दाएं हाथ का हथेली का नियम क्या कहता है, अपने अंगूठे को धारा की दिशा में कर लो। अपने जैसे ये मेरा अंगूठा है ना, मैंने अपने अंगूठे को धारा की दिशा में कर लिया, मुझे इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी, तो अपनी ये जो चारों उंगलियां हैं, अपनी उंगलियों को उस ओर खोल दो। ऐसा किया मैंने, धारा की दिशा उस ओर खोल दिया, तो ये हथेली जिस ओर जाएगा, ये हथेली जिस ओर जाएगा उसी ओर हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। देखो मेरी हथेली किस ओर जा रही है, अंदर की ओर, मतलब इस पॉइंट पे क्या चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की ओर है। ओके, टू इजी, इट्स टू इजी। ठीक, तो दाएं हथेली का नियम हमने जान लिया। अब आपको ऐसा कुछ भी दे दिया जाए, अगर ये ऐसे है, हमें इस पॉइंट पे निकालना हो तो क्या होगा, हमने अपने उंगलियों को किस धारा की दिशा में किया, अपने अंगूठे को धारा की दिशा में किया, उंगलियों को पॉइंट की ओर किया, तो क्या हुआ, आपकी ओर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, हमने यहाँ तक तो बात कर लिया। अब चलते हैं चुंबकीय बल की बात करने के, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल जो होता है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक,
तो हम वो बल कितना होता है वो सब हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र इस ओर है, मान लो बी है, क्यू परिमाण का आवेश इस दिशा में, इससे थीटा कोण बनाते हुए हमने छोड़ दिया उसको, ठीक है। उसका वेग क्या है E, चार्ज क्या आवेश कितना है Q है, ठीक। तो इस प्रयोगों के आधार पे ये देखा गया कि वैसे प्रायोगिक है, ये देखा गया कि जब कोई आवेश गति करता है तो उस पर बल लगता है, ठीक है। जो F है वो F प्रोपोर्शनल टू Q है, पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q है का मतलब क्या हो गया, अगर हम इस आवेश के परिमाण को बढ़ाएंगे तो फोर्स इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम इसकी जो v वेलोसिटी वेग अगर उसको बढ़ाएंगे तो ये फोर्स का मान बढ़ेगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, यानी अगर वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। अगर हम F प्रोपोर्शनल टू, अगर हम थीटा को इस तरह से बढ़ाएं कि साइन थीटा इंक्रीज हो, कुल मिलाकर अगर साइन थीटा इंक्रीज होगा तो F इंक्रीज होगा, ठीक। इन सबको इकट्ठा करेंगे तो हम पाएंगे F प्रोपोर्शनल टू क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक। अब यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम जानते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाते हैं और इक्वल वाला साइन लेके आते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, और जैसे कूलम के नियम में वो कांस्टेंट क्या होता था 1/4πε0, बायोसेवर्ट में क्या हुआ μ0/1/4। यहाँ पर क्या होता है वो 1 होता है, 1 होता है तो इसको कोई मतलब ही नहीं, हटा ही देते हैं। तो अब बराबर क्या हो गया क्यू वी बी साइन थीटा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें ना, वेक्टर एफ लिखिए तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी, ठीक है, ओके। वेक्टर वी क्रॉस वी का एक्सपेंशन ये आ ही जाएगा ना, उतना तो सदिश गुणनफल आपको पता ही होगा, नहीं तो नहीं पता होगा तो सीखेंगे आप मैथ्स में ही, ठीक। अब बराबर आ गया क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी, ये होता है किसी आवेश क्यू पर लगने वाला बल होता है जब उसे चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर वी वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चंस आते हैं, क्यू दे दिया, वी दे दिया, बी दे दिया, अब तुम्हें निकालना है। कभी कभी जो वी और बी देगा वो तुम्हें वेक्टर फॉर्म में देगा, कभी कभी क्या होगा क्यू दिया है, वी दिया है, बी दिया है और थीटा भी दे दिया है तो तुम सीधा इस फॉर्मूले में रखोगे। लेकिन जैसे मान लो तुम्हें v जो दिया है वो दिया है 3i+4 दे दिया है, b जो दिया है वो मान लो दे दिया है 2i+3 दे दिया है। तो अब क्या होगा, तुम्हें सदिश गुणनफल बहुत इजीली आता होगा, यहाँ से इसका सदिश गुणनफल कर लेना, क्यू भी दिया रहेगा, इजीली वैल्यू रख देना, तुम्हारा वेक्टर एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बिकम, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, एकदम कुछ कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चंस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनमें तुम्हें कैसी स्ट्रेटेजी लगाकर कैसे तुम्हें क्या उससे करना है, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया प्रयोगों के आधार पर निकाला गया कि F बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V होता है। F बराबर क्या होता है Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। ये टोटल एक सदिश है, ये पूरा सदिश है, ये भी सदिश ही है, ठीक है। अब आपने अगर सदिश गुणनफल पढ़ा हो तो आप जानते होंगे जो वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B की जो दिशा होती है वो दोनों के लंबवत होती है। ये मैंने ऐसे बता दिया, नहीं पता हो कोई बात नहीं, वैसा कोई जरूरी भी नहीं है इसको जानना। कुल मिलाकर मैं आपको अब यहां से नहीं, पहले वो बताते हैं, एक दूसरा बताते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं दाएं हाथ का हथेली का दूसरा नियम बताते हैं, ठीक। अब ठीक, तो यहाँ पर मान लो हमारा वेक्टर v की दिशा है, ये हमारा चालक है, चालक की लंबाई मान लो l है, चालक की लंबाई मान लो हमने l मान लिया, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। तो
हम जानते हैं जब कोई आवेश किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही हो, मैंने कहा चालक तार में जब धारा प्रवाहित हो रही हो तब उस पर भी एक बल कार्य करता है। क्यों? क्योंकि अगर चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो इनडायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो अगर धारा प्रवाहित हो रही है इसका मतलब ये है आवेश प्रवाहित हो रहा है उसमें। अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है तो आवेश पे बल लगेगा, आवेश पे बल लगने का मतलब है टोटल सिस्टम पे बल लगेगा, इस चालक तार पे बल लगेगा। तो हमने मान लिया कि ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है इसका परिमाण b है, इस चालक तार की लंबाई l है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है और इसके बीच का कोण थीटा है। तो एक तो ये होता है कि हम प्रपोर्शनलिटी से निकाल लेते हैं कि F प्रपोर्शनल टू I होगा, F प्रपोर्शनल टू L होगा, F प्रपोर्शनल टू B होगा, F प्रपोर्शनल टू साइन थीटा होगा। तो वहां से हमारा निकाल के क्या आ जाता है, F बराबर I B L साइन थीटा होता है। F बराबर I B साइन थीटा। अगर वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे तो वेक्टर F बराबर I वेक्टर L हो जाएगा क्रॉस वेक्टर B हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हमारा हो जाता है कि इजीली सा। लेकिन वैसे जो ये वाला फॉर्मूला होता है ना, इस वाले फॉर्मूले को हम डिराइव कहां से करते जानते हो? इस फॉर्मूले से डिराइव करते हैं। मैं इस फॉर्मूले से इसको प्रूव करा सकता हूं, लेकिन मैं देखूंगा इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, उस तरह से इसको प्रूव कराऊंगा कि अगर इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसको प्रूव करने का कोई मतलब नहीं है। फॉर नॉलेज करा सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं देखूंगा प्रीवियस ईयर्स में आया है, इसका प्रूविंग तो मैं करा दूंगा। अगर नहीं आया तो जानने को जरूरत है, शांति से एकदम बस। ठीक है, अब हमने ये फॉर्मूला भी जान लिया, F बराबर आई बी साइन थीटा, Q वेक्टर बराबर Q बी साइन थीटा। अब हम इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी मैंने जो फिगर बनाया हुआ था इसमें तो कुछ इस प्रकार से मैंने चालक तार सीधा सीधा मान लिया था। तो वहां तो चालक तार की लंबाई सामने आ रही थी कि चालक तार की लंबाई ये होगी। तो ये जैसे मान लो चालक तार हमने ये लिया हुआ था, चालक तार ये लिया हुआ था, इसकी लंबाई L हो गया, जो इसका सदिश वेक्टर होगा ये कुछ इस प्रकार से वेक्टर L हो जाएगा। वेक्टर भी यही है हमारा, हो गया काम भैया, बहुत ही जी। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत मजा है, बहुत मजा है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम चालक तार के शेप को बदल देते हैं। मान लो हमने कुछ ऐसा शेप ले लिया। अच्छा भैया, वाह क्या बात है। तो मान लो हमने चालक तार की कुछ ऐसा शेप ले लिया, तो फिर अब फॉर्मूले में हम वेक्टर L क्या रखेंगे, वेक्टर L की दिशा क्या रखेंगे? तो सीधा सा आपको फंडा लगाना है, जो चालक तार का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो चालक तार का एंडिंग पॉइंट है, दोनों मीट करा दो। अब तुम्हें ये लेंथ लेना है, ऐसा नहीं है कि ऐसा इधर से पूरा नापते ना, तुम्हें इस पॉइंट और इस पॉइंट को मीट करा देना है। अब इस पॉइंट की लंबाई लेनी है और इसी दिशा में तुम्हें वेक्टर L भी लेना है। ओके, आगे समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। आगे बहुत सारे ऐसी चीजें मिलेंगी समझने के, आगे मतलब जरूरत नहीं, आगे जब पढ़ोगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मीट करा दिया, ये लंबाई जो होगी वो हमारा L की जगह पे रखा जाएगा और जो इस दिशा में वेक्टर होगा वही वेक्टर L की जगह पे रखा जाएगा। ठीक है, अभी अगर मान लो यहाँ पर हमने कुछ ऐसा शेप ले लिया, तो थोड़ा सा जान ही लेते हैं, जब जान ही रहे हैं तो मान लो हमने ऐसा कुछ ले लिया, इसमें धारा प्रवाहित आई हो रही है। तो भैया अभी चुंबकीय क्षेत्र में मैंने बताया जो भी बंद आकृतियां होती है ना उसका कहीं स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंड पॉइंट होता है। अब भैया इसको ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना इसका एंड पॉइंट है, मतलब जो वेक्टर L हो जाएगा ना वो टोटल 0 हो जाएगा। वेक्टर L 0 हो गया मतलब किसी भी एक समान, मैंने क्या कहा, मैंने मतलब जो वर्ड्स मैं बोलता हूं ना उनको बहुत ही रिकॉग्नाइज किया, मतलब उनको बहुत ही ध्यान से सुना करो। किसी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई बंद पास या बंद लूप हो तो उस पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा, 0। टोटल फोर्स यहाँ वेक्टर 0 रख देंगे तो वेक्टर F क्या होगा, 0 होगा। किसी भी बंद पास या बंद लूप में, बंद लूप को अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर जो टोटल फोर्स लग रहा होगा
वो 0 होगा। ये एकदम याद कर लो भाई साहब, ठीक है। तो आई बी और साइन थीटा हो गया। अब तुम्हें कोई भी ऐसा शेप दे दिया जाए ऐसा करके, ऐसा ऐसा, तो तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को मीट करा देना है, सीधा सीधा एकदम मजे में एकदम जिंदगी हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे, यहाँ से थोड़ा बहुत देख लेते हैं, इस और इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। अब मान लो थीटा इज इक्वल टू, जैसे मान लो f बराबर आई बी साइन थीटा, बराबर क्यू बी साइन थीटा है। मान लो थीटा इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब थीटा इज इक्वल टू 0 ले लिया ना, तो तुम ध्यान दोगे कि थीटा इक्वल टू 0 पे साइन थीटा 0 हो जाएगा, साइन थीटा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब f जो होगा 0 हो जाएगा। वाह भैया क्या बात, ठीक। थीटा 0 लेने पे ये 0 हो गया। तो मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि अगर मान लो हमारा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और हमने कोई भी जो आवेश है उसको इस तरह प्रक्षेपित कर दिया, इस तरह से वो जा रहा है, या फिर कोई चालक तार है हमारा इस तरह से रखा हुआ है, तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा। अगर हम थीटा बराबर 180 डिग्री लेंगे ना, तब भी आप ये देखने को पाएंगे कि थीटा बराबर 180 पर साइन थीटा होता है वो 0 होता है। नहीं पता हो भैया जान लो, साइन 180 का मान 0 होता है। तो कोई चालक, कोई आवेश इस तरह से जा रहा है, धनावेश, ध्यान दीजिएगा, धनावेश, कोई धनावेश इस तरह से जा रहा है, या कोई चालक तार जिसमें धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है या इस तरह से प्रवाहित हो रही है, या फिर कोई चालक तार में धारा चाहे इस तरह से प्रवाहित, चाहे आवेश को हम इस तरह से छोड़ दें, तो उस पर लगने वाला बल 0 होगा। और एक बात क्या, अगर Q इक्वल टू 0 होगा, Q इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा, अगर आवेश का मान 0 होगा यानी उस पर कोई नेट आवेश नहीं है, तो उस पर लगने वाला बल 0 होगा। अगर वो गतिमान नहीं है, अगर V 0 होगा तब भी उस पर बल नहीं लगेगा। V 0 होने का मतलब क्या होगा, वो गतिमान ही नहीं है। अगर B 0 है, B मतलब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र है नहीं, तब भी बल नहीं लगेगा। सारे निष्कर्ष हमने जान लिए, थीटा 0 180। अब मान लो थीटा बराबर 90 हो, थीटा बराबर 90 होने का मतलब होगा चुंबकीय क्षेत्र अगर हमारा ऐसे ऐसे है तो हमने ठीक इसके परपेंडिकुलरली डाल दिया, ऐसे डाल दिया, परपेंडिकुलर यानी लंबवत होता है, ऐसे डाल दिया। तो इस इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब क्या हो गया, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब जो वेक्टर f है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब इधर जितना बड़ा वैल्यू से गुणा करेंगे उतनी तो ये पूरा बड़ा आएगा, और इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। तो मतलब क्या हो गया, जो f मैक्स होगा, f मैक्स यानी f का अधिकतम मान जो होगा वो होगा QVD। ओके, डायनामिक का तेली का नियम, फिर आज का खत्म हो जाएगा। देखो पहली बात तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जैसे क्या होता है ना, मैग्नेटिज्म बहुत से लोग कठिन मानते हैं, तो बहुत ही इजी वे में इजी रिलेवेंट कंटेंट देकर बहुत ही जल्दी से जल्दी इसे खत्म किया जाएगा। और क्वेश्चंस के लिए भी वीडियोस बनेंगे, बहुत अच्छे से बी पेशेंसफुल, धैर्य रखो, पूरा वीडियो देखो, कहीं पर स्किप ना करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके ओके, देन नेक्स्ट लेक्चर विल बी टुमारो। ओके।